नवंबर 2019 की रात दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा असाधारण रूप से खड़ी थी। लेकिन उसी रात एक काली गाड़ी बिना किसी रुकावट के अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल है जिस पर लाल अक्षरों में लिखा है कॉन्फिडेंशियल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं, इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई? सामंत गोयल गंभीर आवाज में जवाब देते हैं, सर, हमने हाफिज सईद को ट्रेस कर लिया है। यह नाम कमरे की हवा बदल देता है। हफीज सईद एक पाकिस्तानी इस्लामी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक माना जाता है, जिस पर कई आतंकी गतिविधियों के आरोप लगे हैं कि उसने 26 नवंबर 2008 के मुंबई अटैक्स के पीछे काम करने वाले नेटवर्क को समर्थन दिया। इस हमले में ताज महाल पैलेस होटल समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया, जहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाने का आदेश देते हैं। कुछ ही देर बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की इमरजेंसी बैठक शुरू होती है। कमरे में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल रो, चीफ सामंत गोयल। फाइल खुलती है। सैटेलाइट इमेज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और कुछ ऑडियो ट्रेस सामने रखे जाते हैं। गोयल बताते हैं कि अब समय सिर्फ दबाव बनाने का नहीं रहा, अब निर्णय का समय है। अजीत डोभाल कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो शायद कभी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, ऑपरेशन आगे बढ़ाइए। और इसी पल एक नई योजना जन्म लेती है। नाम ऑपरेशन अलविदा रॉ के सामने साफ लक्ष्य था, हाफिज सईद। लेकिन समस्या यह थी कि वह पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके लाहौर, जौहर टाउन में रहता था। चारों तरफ पुलिस, CCTV और कड़ी निगरानी। सीधा हमला असंभव था। इसीलिए फैसला हुआ, बाहर से नहीं, अंदर से रास्ता बनाना होगा। रॉ ने एक लोकल नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। इसी दौरान एक नाम सामने आता है, नावेद। दुबई की एक छोटी जेल में बंद एक आम पाकिस्तानी नागरिक, न कोई एजेंट, न कोई इतिहास, बस एक साधारण आदमी। वहीं उसकी जिंदगी बदलने वाली मुलाकात होती है एक रहस्यमय व्यक्ति वासे से। वासे उसकी मदद करके उसे जेल से बाहर निकालता है। नावेद हैरान था। तुमने मेरी मदद क्यों की? वासे शांत आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। धीरे धीरे उसे एक ऑफर दिया जाता है, पैसा, सुरक्षा और नया जीवन। लाखों रुपए उसकी जिंदगी में पहली बार आते हैं। नावेद के लिए यह सब किसी सपने जैसा था, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वह किस खेल का हिस्सा बन चुका है। कुछ समय बाद वासे उसे एक निर्देश देता है, लाहौर में जौहर टाउन के पास एक घर किराए पर लो। नावेद बिना ज्यादा सवाल किए काम कर देता है। घर नंबर 120 लिया जाता है। यह घर एक बहुत ही अहम जगह पर था, हाफिज सईद के घर के बेहद करीब। नावेद को अब भी यह नहीं पता था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन यही घर आगे चलकर पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा बेस बनने वाला था। और रॉ धीरे धीरे अपनी परछाई उस इलाके में जमा रहा था। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां एक आम आदमी, नावेद, अनजाने में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ऑपरेशन के बीच में आ चुका है। और असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। दुबई की उस मुलाकात के बाद नावेद की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन उसे अभी भी यह अंदाजा नहीं था कि वह किस चीज का हिस्सा बन चुका है। कुछ ही समय बाद वासे उसे एक और निर्देश देता है। इस बार आदेश सीधा था, लाहौर लौट जाओ। नावेद वापस पाकिस्तान आ जाता है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। लाहौर के जौहर टाउन में जो घर नावेद ने किराए पर लिया था, घर नंबर 120, वह धीरे धीरे एक साइलेंट ऑपरेशन सेंटर बनता जा रहा था। रात के समय अलग अलग लोग वहां आने लगे। कभी कोई कुछ दिन रहता, कभी कोई हफ्तों तक। नावेद को बस इतना बताया गया था कि ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। वह सवाल नहीं करता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। ये सब रॉ के एजेंट्स थे। जौहर टाउन के उसी घर से अब एक पूरा नेटवर्क चल रहा था। हाफिज सईद की मूवमेंट, उसके घर के बाहर की सुरक्षा, आने जाने वाले लोग, समय और रूटीन, हर छोटी बड़ी चीज रिकॉर्ड की जा रही थी। हर दिन यह डेटा भारत भेजा जाता था। दिल्ली में बैठा रॉ चीफ सामंत गोयल हर रिपोर्ट को खुद मॉनिटर कर रहा था। ऑपरेशन अब अपने अगले चरण में पहुंच चुका था। इसी बीच नावेद को एक बड़ा ऑफर दिया जाता है। उसके अकाउंट में अचानक पैसे आने लगते हैं, कभी लाखों, कभी करोड़ों।
कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए तक ट्रांसफर किए जाते हैं। अब नावेद के लिए यह सिर्फ काम नहीं था, यह उसकी जिंदगी बन चुका था। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में शक भी बढ़ रहा था। एक दिन एक नया मोड़ आता है। अफगानिस्तान से एक व्यक्ति को चुपचाप पाकिस्तान लाया जाता है। वह कोई एजेंट नहीं था, कोई प्रोफेशनल नहीं था, बस एक ऐसा इंसान जो पैसे के लिए अपनी जान देने को तैयार था। उसे एक ही काम दिया गया था, जब वक्त आए गाड़ी चलानी है। अब प्लान फाइनल स्टेज में था। एक काली टोयोटा कोरोला तैयार की गई जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरे गए। गाड़ी को छुपाकर जौहर टाउन के एक अधूरे निर्माण स्थल में खड़ा कर दिया गया। नावेद को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वह सिर्फ इतना जानता था कि घर के आसपास कुछ काम चल रहा है। लेकिन हर ऑपरेशन में एक खतरा होता है, और इस बार खतरा अंदर से पैदा हो रहा था। नावेद अब पूरी तरह भरोसे में नहीं था। वह समझने लगा था कि यह सब सामान्य नहीं है। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ऑपरेशन को हिला दिया। वह जानकारी चुपचाप पाकिस्तानी आईएसआई तक पहुंचा देता है। कुछ ही घंटों में हालात बदल जाते हैं। रॉ को पता चलता है कि नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है। तुरंत आदेश आता है, घर खाली करो। जौहर टाउन वाला पूरा बेस अचानक खाली कर दिया जाता है। आईएसआई की टीम उस इलाके की छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगता। दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। कमरे में वही चेहरे मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ, चीफ सामंत गोयल। सवाल सिर्फ एक था, क्या ऑपरेशन जारी रखा जाए? लंबी चुप्पी के बाद फैसला आता है, ऑपरेशन जारी रहेगा। अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। एक तरफ अंदर का शक, दूसरी तरफ आईएसआई की नजर, और बीच में रॉ का रुका हुआ ऑपरेशन। और अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। जौहर टाउन, वो इलाका जो कुछ ही महीनों पहले तक एक शांत, व्यवस्थित और सुरक्षित कॉलोनी माना जाता था, अब खामोश जरूर था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक अधूरा ऑपरेशन छिपा हुआ था। रॉ का पूरा नेटवर्क वहां से हट चुका था। घर नंबर 120 अब खाली था। दीवारें वहीं थीं, खिड़कियां वहीं थीं, लेकिन अब वहां कोई नहीं था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि यहां महीनों तक एक ऐसा खेल खेला गया था जिसका असर अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। दिल्ली में माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। रॉ हेडक्वार्टर्स में लगातार मीटिंग्स चल रही थीं। हर अधिकारी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हम यह ऑपरेशन जारी रख सकते हैं? क्योंकि अब हालात बदल चुके थे। वासे मर चुका था, नावेद का भरोसा टूट चुका था, आईएसआई को शक हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, अब कोई गलती हुई तो उसका अंजाम सिर्फ एक ऑपरेशन का फेल होना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संकट भी हो सकता था। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। कमरे में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ, चीफ सामंत गोयल। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर सामंत गोयल धीरे से कहते हैं, सर, हमारे पास अभी भी मौका है। अजीत डोभाल फाइल पर नजर डालते हुए कहते हैं, लेकिन रिस्क पहले से कई गुना ज्यादा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, अगर हम अब रुक गए तो यह सिर्फ एक ऑपरेशन की हार नहीं होगी, यह एक संदेश होगा कि हम डर गए। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। फिर आदेश आता है, ऑपरेशन जारी रहेगा। अब रॉ के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। सीधी घुसपैठ अब संभव नहीं थी। लोकल नेटवर्क खत्म हो चुका था, इसीलिए एक नया तरीका चुना गया, कार बॉम्ब ऑपरेशन। एक ऐसा प्लान जो तेज हो, सटीक हो और बिना ज्यादा एक्सपोजर के पूरा किया जा सके। रॉ के एजेंट्स ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी। इस गाड़ी को बेहद सावधानी से मॉडिफाई किया गया। इसके अंदर भरा गया लगभग 300 किलो विस्फोटक, आरडीएक्स। हर वायर, हर सर्किट, हर कनेक्शन को कई बार चेक किया गया। यह सिर्फ एक बम नहीं था, यह महीनों की मेहनत, रिसर्च और रिस्क का नतीजा था। इस गाड़ी को सीधे टारगेट के पास ले जाना संभव नहीं था, इसलिए इसे जौहर टाउन के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पार्क किया गया। वह जगह लगभग खाली थी। कोई चौकीदार नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई नियमित आवाजाही नहीं। यही वह जगह थी जहां से ऑपरेशन का आखिरी चरण शुरू होना था।
अब सबसे बड़ा सवाल था, गाड़ी कौन चलाएगा। यह एक ऐसा मिशन था जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। रॉ को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसे पैसे की जरूरत हो, जिसे डर न हो और जो इस मिशन को अंत तक पूरा कर सके। कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वह गरीब था, कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसे सब कुछ बताया गया, क्या करना है, कहां जाना है और क्या अंजाम होगा, उसे यह भी बताया गया। इस मिशन के बाद तुम वापस नहीं लौटोगे। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने सिर्फ एक बात कही, मेरे परिवार का ख्याल रखा जाएगा। जवाब आया, हां। उसने सिर हिला दिया। जून 2021, लाहौर, सुबह के करीब 11 बजे। सड़कें सामान्य थीं, लोग अपने काम में लगे हुए थे और इसी बीच एक काली टोयोटा कोरोला धीरे धीरे उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से बाहर निकलती है। उस गाड़ी के अंदर 300 किलो विस्फोटक और एक इंसान जो जानता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव है। गाड़ी सड़क पर बढ़ती है। हर मोड़, हर सिग्नल उसके लिए आखिरी था। वह शांत था, ना घबराहट, ना जल्दबाजी, बस एक सीधा रास्ता। जैसे ही गाड़ी जौहर टाउन के करीब पहुंचती है, सामने एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई देता है। पुलिसकर्मी सामान्य जांच कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर उस काली गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी की स्पीड सामान्य नहीं थी। एक पुलिसकर्मी हाथ उठाकर इशारा करता है, रुको। कुछ सेकंड जो सब बदल देते हैं। वह पल कुछ सेकंड का था, लेकिन वही सेकंड तय करने वाले थे कि क्या होगा। गाड़ी नहीं रुकती। पुलिसकर्मी चिल्लाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी सीधे बैरिकेड से टकराती है और अगले ही पल एक भयानक धमाका आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका हिल गया। आसमान में आग और धुएं का विशाल गुब्बार उठता है। जौहर टाउन दहल उठता है। खिड़कियां टूट जाती हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, लोग चीखने लगते हैं। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि हाफिज सईद के घर का मुख्य गेट, सामने की दीवार और एंट्रेंस का पूरा हिस्सा बुरी तरह तबाह हो जाता है। घर के अंदर हाफिज सईद को कुछ समझ नहीं आता। धमाके की आवाज सुनते ही वह पूरी तरह घबरा जाता है। वह इधर उधर देखता है, चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे वह अपने कमरे में जाता है और सोफे के नीचे छुप जाता है। उसका शरीर कांप रहा था। यह वही आदमी था जिसने सालों तक दूसरों के दिल में डर पैदा किया था, लेकिन आज वह खुद डर बन चुका था। इस हमले में हाफिज सईद मारा नहीं जाता। ऑपरेशन अपने अंतिम लक्ष्य तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, लेकिन क्या यह पूरी तरह असफल था? नहीं, इस एक धमाके ने पूरा खेल बदल दिया। अब संदेश साफ था, सीमाएं अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हर छोटे बड़े आतंकी तक यह बात पहुंच चुकी थी कि अब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, घर के अंदर से भी आ सकता है।